श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। सभी श्रोताओं को विश्व बाघ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है बाघ दिवस। बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में 3,890 बाघ ही बचे हैं, जिसमें से अधिकांश संख्या भारत में है, जो लगभग 2500 के आसपास है। आज बाघों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। अगर इनकी संख्या में निरंतर इसी प्रकार से कमी आती रही और लोगों का व्यवहार बाघों के प्रति नकारात्मक बनता रहा तो 1-2 दशकों में बाघों का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। अपने विचारों से हमें अवगत करा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप मेहता, जो कि चिनार संस्था के निदेशक हैं और वर्तमान में पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कुमाऊं वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, वैसे तो हर जीव जो इस पृथ्वी में है उन सब का कुछ ना कुछ हमारा महत्व है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, और इस पूरे पृथ्वी को जो है बेहतर बनाने के लिए उनका कुछ ना कुछ योगदान है। बाघों का योगदान और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि बाघ जो हमारे हैं वो हमारे खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं, और अगर बाघों की संख्या कम हो गई तो ये संतुलन पूर्णतः बिगड़ जाता है। यदि आप सोचिए, बाघ जो हैं वो हमारी जो दूसरी प्रजातियां हैं, जो दूसरी जीव हैं, जैसे कि हिरन है, घुर्रड़ है, काकड़ है, इस तरीके के जो जीव हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। यदि बाघों की संख्या कम हो गई तो हमारे अन्य जीव की संख्या बढ़ जाएगी, और जिससे जो हमारे जंगल में आप देखेंगे कि हिरन की संख्या और इस तरीके के जो प्रजाति हैं, जो जीव हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जंगल जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो इसलिए जो ख़ास तौर पे जो हमारा जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ये सुदृढ़ रखने में बहुत ही कारगर होते हैं। और पानी में भी इनका महत्व है, क्योंकि अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमारे जो पानी के स्रोत हैं, जो धाराएं हैं, वो भी सूख जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो बाघ हैं तो उनका महत्व पानी में और हमारे जो जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनको बेहतर करने में बहुत ही उनका बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं कि ये जो बाघ हैं वो पाए कहाँ जाते हैं। मुख्यतः ये जो बाघ हैं वो एशिया में पाए जाते हैं, और अलग अलग प्रजाति हैं बाघों की, जैसे साइबेरियन टाइगर आपने सुना होगा जो साइबेरिया में पाया जाता है, बंगाल टाइगर बंगाल में पाया जाता है, इंडो चाइनीज़ बाघ एक होता है जो आपके बर्मा, कंबोडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड में पाया जाता है, मलेशियन टाइगर होता है जो मलेशिया में पाया जाता है, ऐसी साउथ चाइना टाइगर्स होते हैं, और सुमात्रन टाइगर्स भी होते हैं। अब इसमें से कई प्रजातियां तो दोस्तों पहले ही जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं, जैसे बाली का टाइगर, बाली यानी कि इंडोनेशिया में है, वहाँ जो टाइगर थे वो लगभग विलुप्त हो गए हैं। कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, तो ये जो हमारे बाघों की प्रजाति हैं ये प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अब जो इनकी जो जनसंख्या है वो कम होने का कारण सर्वप्रथम है जो गलत तरीके से बाघों का शिकार होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पोचिंग बोलते हैं। क्योंकि जो बाघ के शरीर के अलग अलग अंग हैं वो कहीं ना कहीं उनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी मांग रहती है, इसलिए शिकारी लोग इनको मारते हैं। वहीं दूसरी तरह जो इनका प्राकृतिक वास है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे जंगल कट रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि कृषि के लिए और अन्य चीज़ों के लिए उनका उपयोग हो रहा है। और एक तीसरी चीज़ और भी है कि वो मौसम परिवर्तन की वजह से, अगर हम सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन में आप देखिए कि अगर धीरे धीरे समुद्र की सतह ऊपर आएगी तो ये जो बंगाल टाइगर है उसका जो प्राकृतिक वास है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अगर अतीत में नजर डालें तो 20वीं सदी के शुरुआत में भारतीय बाघों की संख्या का आकलन करीब करीब 20,000 से 40,000 के बीच रहा। 1972 में पहली बार बाघों की गणना करी गई। पता चला देश में केवल
1800 ही बाघ हैं, जो सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1800 ही बाघ बचे हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने अपने प्रयास शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप हालात सुधरे और आज देश में कई बाघ अभ्यारण्य मौजूद हैं। अपने विचारों से हमको अवगत करा रहे हैं दुधवा लाइव से कृष्ण कुमार मिश्रा जी। कुमायूं वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। दुधवा टाइगर रिजर्व मेरा कार्य क्षेत्र है और मैं एक जर्नल निकालता हूँ इंटरनेशनल, जिसका नाम है दुधवा लाइव, और जिसमें मुख्यतः जो है वो बाघों की बात, परिंदों की बात, नदियों की बात, कुल मिला के पहाड़ों की बात, पर्यावरण की बात। तो हम प्रकृति की बात करते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं। और मुझे डॉयचे वेले जर्मनी, जो सबसे बड़ा प्रसारण करता है रेडियो का, उससे पुरस्कार इस मैगजीन को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दुधवा लाइव को सम्मानित किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो हमारे लोग हैं, हमारे भारत का जो जनमानस है हिंदी भाषा के लिए। तो मैं कुमायूं वाणी के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो टाइगर डे है, टाइगर डे पे बाघों की हम बात करेंगे। और बाघों की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि वो इकोलॉजिकल पिरामिड में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे टॉप पे है। कहते नहीं हैं कि विली अर्जन सिंह, पद्म भूषण विली अर्जन सिंह, जो दुनिया के सबसे बड़े टाइगर कंजर्वेशनिस्ट रहे, वो कहते थे कि ईसाइयों का गॉड होता है, मुसलमान का अल्लाह होता है, हिंदू का भगवान होता है, वैसे जंगल का भगवान जो है वो बाघ होता है। अगर बाघ नहीं होगा तो पूरी फूड चेन, हमारी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाघ जंगल का सबसे बड़ा संरक्षक होता है, सबसे बड़ा कंजर्वेशनिस्ट होता है। तो कुल मिला के कुछ जमीनी मसाइल की हम बात करते हैं कि दुनिया में जब धरती पर जैव विकास हुआ तो जो बाघों की प्रजातियां हैं, दो तरीके के विरोधाभास हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रेसेस होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी सब स्पीसीज है। तो कुल मिला के 9 तरह के बाघ पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। टर्की, रशिया, ब्लैक सी, ईरान, इराक और भारत, इन तमाम जगहों पे 9 तरीके के बाघ पाए जाते थे। आज मौजूदा समय में जो इंक्रोचमेंट है, शिकार है, हैबिटेट लॉस है, जो उनका पारिस्थितिकी तंत्र में जो उनका पर्यावास था, उसको हमने नष्ट किया, जंगलों को नष्ट किया। नतीजा ये हुआ कि जो कैप्सियन टाइगर था हमारा, कैप्सियन सी के आसपास के इलाकों का, तो वो नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हुआ। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो एक और प्रजाति है बाघों की, जिसे बाली टाइगर कहते हैं, जो बाली आइलैंड में है, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। जावन टाइगर भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारी 3 बाघों की प्रजातियां अब इस धरती पर नहीं हैं। तो कुल मिला के अब 6 प्रजातियां हैं, जिनका भी कंजर्वेशन जो स्टेटस है वो या तो इंडेंजर्ड है, या खतरे में है, या वो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, यानी खत्म होने के कगार पे हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि तमाम जो बाघों की खाल, बाघों की उनके अंगों से दवाइयां बनाने की चीज़ें, जो तिब्बत और चाइना जैसे देशों में इस तरीके की गलतफहमियां हैं कि इससे तमाम तरीके की दवाइयां बनती हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सारे बाघ, जो साउथ चाइना टाइगर है वो भी खत्म होने के कगार पे है। मलायन टाइगर है, एक और बात बताऊं, जो मलायन टाइगर है वो अभी भी सर्वाइवल है उस प्रजाति का। और इसका जो नाम रखा गया साइंटिफिक, ये बेसिकली पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस है, जो पीटर जैक्सन IUCN कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप के चीफ हुआ करते थे, उनके नाम पर उनको सम्मान देने के लिए रखा गया। और चूंकि उत्तराखंड के श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपको बताऊं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व भी है अब, वो हेली नेशनल पार्क हुआ करता था सबसे पहले, और वो पहला नेशनल पार्क है हिंदुस्तान का। तो कार्बेट के नाम पे भी एक टाइगर की प्रजाति का नाम रखा गया। वो प्रजाति है बेसिकली इंडो चाइनीज टाइगर। तो इसे पैंथेरा टाइग्रिस कार्बेटी कहते हैं। तो जिम कार्बेट एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहाड़ों के जनमानस की बात की, वहाँ की सामाजिक स्थितियों की बात की, गरीबी की बात की, बीमारियों की बात की, और बाघों से लोगों को, जो नरभक्षी बाघ होते थे, उनसे लोगों को बचाया। लोगों ने कार्पेट साहब भी वहाँ कहते हैं। तो एक और बात बताना चाहूँगा, बाघों के संरक्षण की इतिहास की बात बताना चाहूँगा। इस देश की सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जब वो 1969 में रिजीम में आई, तो
तो संसद में वो पहली महिला थी जिन्होंने बाघों और पर्यावरण के संरक्षण की बात कही, और उनकी उस स्पीच में उन्होंने एक शब्द बोला, हार्मोनियस डेवलपमेंट। बहुत बड़ी बात है अगर इस शब्द को परिभाषित किया जाए कि हार्मोनियस डेवलपमेंट, जहाँ पे पर्यावरण, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु सब आराम से रह सके, कोई किसी का दोहन न करे, कोई किसी को ना मारे। और उस हार्मोनियस डेवलपमेंट के शब्द ने फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की मतलब कहेंगे कि प्रादुर्भाव हुआ वहां से। और बाद में इंदिरा जी ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में कुछ संशोधन किए। आर्टिकल 48A के तहत उन्होंने राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप इन सारे जीव जंतुओं की, जंगलों की, पर्यावरण की, नदियों के संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो वो शुरुआत थी संरक्षण की, वन्य जीवन के संरक्षण की, बाघों के संरक्षण की। और फिर एक समय आया 1985 जब राजीव जी रेजिम में आए तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बनी, और 2015 के आसपास क्लाइमेट चेंज भी उस मिनिस्ट्री से जोड़ दिया गया, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। जो मानव की गतिविधियां हैं कि हम जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों में घुस रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, और प्रे और प्रेडेटर के रिलेशन को भी हम खत्म कर रहे हैं। किसी भी प्रजाति को अगर नष्ट करना हो तो आप उनका घर और उनका खाना नष्ट कर दीजिए, वो प्रजाति अपने आप नष्ट हो जाएगी। हम जंगलों में अगर हिरणों को मार देंगे तो बाघ क्या खाएगा? हम जंगली सुअर को शिकार कर देंगे तो वो क्या खाएगा? हम उनके जंगल काट देंगे तो वो कैसे रहेगा? तो कुल मिला के या तो फिर आदमी और जानवर की जगहों को बिल्कुल तकसीम कर दिया जाए, और या फिर आदमी इन जानवरों के साथ अच्छे से रहना सीख ले। और इस आदमी को तो इन जानवरों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर हमसे पहले आए और इनका अधिकार इस धरती पर हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो सहिष्णुता की बात है, और अगर हम सहिष्णु होंगे, अगर ये जानवर नहीं होंगे धरती पर, तो अकेले मानव इस प्लेनेट पे जीवित नहीं रह सकता। शुक्रिया, धन्यवाद। देश में बाघों को खत्म होने से बचाने के मकसद से भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से करी गई। इस टीम का मकसद खास तौर पर बंगाल टाइगर्स को बचाना और इसके प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखना और इसकी संख्या को बढ़ाना था। इसके लिए सरकार ने प्राकृतिक स्थानों जो इनके लिए अनुकूल थे उनको बचाने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी का एक और काम भी था, वो था इंसानों और बाघों के बीच होने वाले संघर्षों को कम करना, जिसके लिए जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगलों से हटाकर दूसरी अन्यत्र जगहों में पुनर्वास भी कराया गया। नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है विनय सिंह राणा, नैनीताल का निवासी। आज आप सभी के सम्मुख मैं बाघ यानी कि टाइगर, जी हाँ, इसके विषय में कुछ बातें बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग शायद ये बातें पहले से ही जानते हों और काफ़ी लोगों को शायद ये बातें पता ना हो। तो आइए इस सफ़र को थोड़ा सा शुरू करते हैं। बाघ के बारे में तो थोड़ा बहुत हर किसी को पता होगा कि बाघ किस तरह का जीव होता है, कितना बड़ा जीव होता है। बाघ जो है वो बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है, पहली चीज तो ये है। उसी के साथ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, ये भी सब जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी ये राष्ट्रीय पशु है, यानी कि नेशनल एनिमल। जी हाँ, है ना रोमांचक बात। बाघ का जो पूरा नाम है, आप अगर अच्छी तरह से जानते होंगे तो बाघ का जो नाम है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका नाम है पैंथेरियस टाइग्रस। अब ये जो पैंथेरियस टाइग्रस होता है ये क्या है? अगर आप देखें तो पैंथेरियस का मतलब होता है हंटर यानी कि शिकारी, और जो टाइग्रस होता है उसका मतलब होता है तेज। कभी धनुष का बाण देखा होगा आपने, जिस गति से वो चलता है उसी गति से जो जीव दौड़ता है उसे बोलते हैं टाइग्रस। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है, ये सब जानते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ये नेशनल एनिमल बना कब? और जब ये बना नेशनल एनिमल तो उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल
कौन था? 1972 में भारतीय वन जीव प्राधिकरण द्वारा भारत में टाइगर को राष्ट्रीय पशु का औदी दी गई। और उससे पहले अगर देखा जाए तो लायन यानी कि शेर भारत का राष्ट्रीय पशु होता था। 1972 से पहले बाघों का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ करता था। काफ़ी लोग इसे एक तरह से शान मानते थे कि उन्होंने एक बाघ को मार दिया है। इस हंटिंग को बढ़ता देखते हुए भारतीय सरकार ने एक निर्णय लिया 1973 में, एक ऐसी कमेटी बिठाई गई जिसके थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर जैसा एक प्रोजेक्ट को बनाया गया। जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार अगर कोई भी बाघ को मारते हुए पाया जाता है तो वो एक दंडनीय रहेगा, और उसी के साथ साथ अगर बाघ के शरीर का कोई भी हिस्सा अगर कोई बेच रहा है या फिर अपने पास रखा हुआ है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। बाघों को पहले से मारने का कारण केवल उसकी महंगी खाल और उसके महंगे दांतों से नहीं था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि काफ़ी लोग ये भी डरते थे कि बाघ उन पे अटैक करेगा, बाघ उनके बच्चों में अटैक करता है और काफ़ी गांवों के लोगों को मार देता है। तो उस विषय में भी काफ़ी लोग उसका शिकार किया करते थे। पर कुछ टाइम बाद पता चला कि जो हम लोग की थॉट्स हैं बाघ के प्रति वो थोड़े से गलत हैं। अगर देखा जाए तो बाघ जो है एक डरपोक जानवर होता है। अगर बाघ का स्वभाव देखा जाए तो वो एक डरपोक जानवर होता है। जी हाँ, आप सभी को शायद ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, पर ये सत्य है। बाघ जो है एक डरपोक स्वभाव का जानवर होता है। जब तक उसको लगता नहीं है कि उसमें कोई अटैक कर रहा है, या फिर जब तक बाघ खुद ब खुद घायल नहीं होता है, तो तब तक वो किसी और में अटैक नहीं करता है। वो हमेशा थोड़ा सा हटके ही रहता है। पर काफ़ी लोग पहले से ये माना करते थे कि वो हम पे अटैक करेगा, हमारे बच्चों को या फिर गांव वालों को सतीक करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा, तो उस कारण भी उसका शिकार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप सभी को जानकर ये बहुत अच्छी खुशी भी होगी कि 29 जुलाई, जी हाँ 29 जुलाई में बाघ का वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इसके अनुसार हम और साथ ही साथ काफ़ी लोग, और शायद आप में से भी कोई लोग होंगे उनमें से, जो बाघ के विषय में जागरूकता फैलाते हैं। अभी अगर बाघों की संख्या देखी जाए तो काफ़ी अच्छा एक तरह से उस पर इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लोग उसे कंपेयर करें 1972 से, दशक से पहले की बात से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ये बाघ के विषय में मैंने आपको छोटा सा एक विवरण दिया था। आगे काफ़ी और चीज़ें भी सर आपको बताएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आज इन सब प्रयासों के चलते भारत में पूरे विश्व के बाघों के 70% बाघ हिंदुस्तान में हैं। सन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ था। तब 2022 तक पूरे विश्व में मौजूद बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया गया। यह एक संदर्भ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाघ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी मुख्य भूमिका रखते हैं। शायद इनकी इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बाघ हमारी संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में पूजनीय स्थान प्रदान किया गया। साथियों, वर्तमान संदर्भों को ध्यान में रखते हुए बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रमुखता के आधार पर हमें 2-3 काम जरूर करने चाहिए। पहला, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। दूसरा, बाघों के अवैध शिकार और तस्करी पर नजर रखना। और तीसरा, मानव और बाघों के बीच होने वाले संघर्षों की मुख्य वजहों को समझते हुए कार्य योजनाएं तैयार करना। पुनः बाघ दिवस की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की देंगे इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर निरंतर पहल करते रहेंगे। धन्यवाद।